हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स जो कि 21 मई से लेकर 31 मई तक के होंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट भारत की नई संसद भवन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी डिटेल के साथ आपको नई संसद भवन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 21 मई से लेकर 31 मई तक का। तो सब फर्स्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, भारत के नए संसद भवन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन हो चुका है, तो इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नए संसद भवन का निर्माण 2.5 वर्षों में पूरा हुआ है। इसका निर्माण जो है 15 जनवरी 2021 को सुचारू रूप से शुरू किया गया था। परियोजना को पूरा करने की समय सीमा रखी गई थी नवंबर 2022, लेकिन इसको पूरा किया गया मई 2023 में और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। यह है इसकी इंपॉर्टेंट डेट। 10 दिसंबर 2020 को भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। इसका निर्माण शुरू हुआ था 15 जनवरी 2021 को। 2.5 वर्षों में यह बनकर तैयार हुआ है। पहले इसकी कंप्लीट करने की डेट रखी गई थी नवंबर 2022, लेकिन यह कंप्लीट हुआ मई 2023 में और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है। उद्घाटन करने के लिए यह डेट क्यों फिक्स की गई, इसको भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें थी, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें थी। जबकि नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः सीटें होगी 888 और 384, यानी 888 लोकसभा के लिए सीटें होगी और 384 जो है राज्यसभा के लिए सीटें होगी। ये बैठने के लिए सीट की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो भारत के लिए इलेक्शन होते हैं उनमें लोकसभा 543 सीटों पर लड़ा जाता है और राज्यसभा के लिए 250 सीटें होती है, वो फिक्स रहेगी। लेकिन बैठने की जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई है। संसद के संयुक्त सत्र के लिए कई बार जो है संसद का लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का एक संयुक्त सत्र होता है। सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद एक साथ इकट्ठे बैठते हैं। पुराने संसद भवन में इनके बैठने के लिए केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन किया जाएगा वो लोकसभा हॉल में ही किया जाएगा, जिसमें दोनों सभाओं के कुल सांसद 1272 एक साथ बैठ सकते हैं, यानी 1272 सीटें बैठने की व्यवस्था नए संसद भवन में लोकसभा हॉल में की गई है। नए संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग और एग्जैक्ट याद रखना चाहते हो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नया संसद भवन 4 भवन मंजिला है, जबकि पुराना संसद भवन में 3 मंजिलें थी। नई संसद भवन जो है त्रिकोण आकार का है, त्रिभुजा आकार का है, लेकिन वास्तव में यह एक अनियमित षटकोण है। षटकोण मतलब षटभुज के आकार का है, लेकिन इसको मेनली माना जाता है त्रिभुजाकार का। इस भवन का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का क्या नाम दिया गया था? सेंट्रल विस्टा परियोजना। इस नए भवन को बनाने में लगभग 862 करोड़ रुपए की लागत आकी गई थी, लेकिन इस भवन को निर्माण करने की कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। नई संसद भवन की संरचना 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता देती है। फर्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प कमल, सेकंड है राष्ट्रीय पक्षी मोर और थर्ड है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नए संसद भवन में 6 द्वार है, जिसमें 3 मुख्य द्वार है और 3 उपद्वार है। नए संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है, जो कि हमारी फोर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दर्शाती है। जल द्वार को जल को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित की गई है। नभ द्वार पर नभ यानी कि आकाश को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए शार्दुल और गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है। और थल द्वार पर यानी कि भूमि को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए अश्व यानी कि घोड़ा, गज यानी कि हाथी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये तीनों द्वार के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। नए संसद भवन में लगभग 92 कमरे हैं। इसके एक भाग में लोकसभा और दूसरे भाग में राज्यसभा है। इस भवन का केंद्र स्थल हर भारतीय को समर्पित है। नया संसद भवन भारत के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल के निर्देशन में बना है। कौन? बिमल पटेल, जो कि इसके आर्किटेक्ट थे।
जिन्होंने इसका मैप डिजाइन किया है। वे गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। हालांकि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया। किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट ने। इसका डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी एससीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। यह भवन इको फ्रेंडली होने के साथ भूकंप रोधी भी है। इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, और भूकंप रोधी यानी भूकंप से भी ये बच सकता है। नए संसद भवन में राष्ट्रीय पुष्प कमल राज्यसभा, राष्ट्रीय पक्षी मोर लोकसभा और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद सेंट्रल लॉन्च को दर्शाता है। अगर आप इनके पिक्चर फोटोज देखेंगे तो आपको इनकी छवि नजर आएगी। नए भवन की दीवारों पर वेद और उपनिषदों के संस्कृत श्लोक को वर्णित किया गया है। 28 मई 2023 को सावंतरीय वीर विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर की 150वीं जयंती है। सावरकर केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी कि बीजेपी के वैचारिक प्रेरणा स्रोत है। 2 दिन पहले यानी कि 26 मई 2023 को मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए थे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी। सेंगोल, अब सेंगोल के बारे में पढ़ते हैं। सेंगोल नामक एक ऐतिहासिक राजदंड नए संसद भवन में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाएगा। सेंगोल जो है भारतीय संसद की विरासत में ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था जब उन्होंने आजादी के बाद देश की कमान संभाली थी। सेंगोल जो है ब्रिटिश सरकार से भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए इसके प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। सेंगोल का विचार श्री राजगोपालाचारी के दिमाग की उपज था जो चोल राजवंश से प्रेरित था। चोल राजवंश में क्या होता था? चोलों में इस प्रकार का समारोह एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण में आयोजित किया जाता था। नए संसद भवन के ऊपर भवन के बीच में शीर्ष पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित किए हैं। यह राष्ट्रीय प्रतीक हमारा नेशनल एम्बलम जो है यह ब्रोंज से बना हुआ है, जिसका कुल वजन कितना रहेगा? 9500 किलोग्राम। इस राष्ट्रीय प्रतीक की जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन भारत के नए संसद भवन के बारे में, जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब दोस्तों बाकी के टॉपिक पढ़ते हैं, छोटे छोटे होंगे, उनको जल्दी से कवर करते हैं। सेकंड आ जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय की 75/25 पहल क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह मतलब डायबिटीज से पीड़ित 7.5 करोड़ लोगों की जांच करने और उनके मानक देखभाल के तहत लाने की एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो 75/25 पहल क्या है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों की जांच करने की यह एक पहल है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा आयोजित G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम उच्च रक्तचाप और मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाना है। नेक्स्ट दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कौशल विकास मिशन के तहत 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करके कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कौन उठा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरसंचार क्षेत्र और भविष्य की अर्थव्यवस्था को आकार देने में 5G टेक्निक के महत्व को पहचानते हुए युवाओं को नई और भविष्य की रोजगार योग्य तकनीकों में आवश्यक कौशल से लैस करना है। 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को नवीनतम तकनीक से कुशल करना है, जिससे भविष्य की नौकरी बाजार में उच्च मांग इनकी हो सके। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना और नौकरी प्रदान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन कोरोना के बारे में। ऑपरेशन कोरोना क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने चक्रवात मोचा से हुई तबाही के बाद म्यांमार को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन कोरोना शुरू किया है। त्वरित कार्रवाई और एकजुटता के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण राहत सामग्री से लदे भारतीय नौसेना के 3 जहाज यांगून म्यांमार पहुंच गए हैं।
आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता की वस्तुओं को ले जाने वाली ये जहाज प्रभावित आबादी की पीड़ा को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऑपरेशन करुणा याद रखिए, ये म्यांमार में आए चक्रवात मौसम से प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया है। एन चंद्रशेखरन को शेवलियर डेला लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया है। शेवलियर डेला लीजन डी ऑनूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रमुख उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। शेवलियर डेला लीजन डी ऑनूर की स्थापना 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जिसका नाम है शेवलियर डेला लीजन डी ऑनूर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का स्वदेशी यानी कि आईएनएस विक्रांत के डेक पर मिग 21 लड़ाकू विमान की पहली नाइट लैंडिंग की है। यानी अभी तक आईएनएस विक्रांत पर दिन के समय ही मिग 20 लड़ाकू विमान की एक्सरसाइज की जाती थी, लेकिन लास्ट वीक में मिग 29 लड़ाकू विमान ने आईएनएस विक्रांत के डेक पर नाइट में लैंडिंग की है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत, जो कि एक विमान वाहक पोत है, इसके डेक पर मिग 29 के लड़ाकू विमान की पहली नाइट लैंडिंग कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 की पहली नाइट लैंडिंग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना की शक्ति का एक संकेत है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। यानी इससे पहले भारत के पास जो भी विमान वाहक पोत है वे भारत के द्वारा खरीदे गए हैं, दूसरे देशों से कंप्लीटली खरीदे गए हैं। अब भारत के पास दो विमान वाहक पोत है, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। इस पोत को 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। फिजी और पापुआ न्यू गिनी ये कौन से कंट्रीज है? ये है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कंट्रीज है जो आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। दोनों उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया है। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, जॉर्ज गोश पोडिनो ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है। वह यह पुरस्कार करने वाले पहले बल्गेरियन बने हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि इस साल का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनो। नेक्स्ट आता है दोस्तों 30 मई। हर साल जो है 30 मई को गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। गोवा जो है भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुर्तगालियों से उनके अक्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया था। यानी भारत के कुछ हिस्सों पर उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था और भारत ने पुर्तगाल से उन अक्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया था, जिसको पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया था। तो 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिसके द्वारा भारत ने दमन और दीव गोवा को भारत के मुख्य भूमि के साथ जोड़ा। 30 मई 1987 ईस्वी को इस क्षेत्र को विभाजित किया और गोवा का गठन किया। यानी कि गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी को। लेकिन दमन और दीव जो गोवा के साथ आजाद हुए थे, उनको केवल केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। कोंकणी जो है गोवा की राजभाषा है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने यानी सर्कुलेशन से आउट करने की घोषणा की है। 2000 के नोट जो है वैलिड करेंसी बने रहेंगे। कब तक? 30 सितंबर तक। यानी 30 सितंबर तक आपको 2000 के नोट बैंक में जाकर चेंज कराने होंगे। 2000 रुपए के नोट को 8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 बैंक नोटों को बंद कर दिया गया था,
नोटबंदी कर दी गई थी उसके बाद जारी किया था। 10 नवंबर 2016 से 2000 के नोट परिसंचरण में है, सर्कुलेशन में है। 2000 के नोट जो है एक बार में 20,000 रुपये चेंज कराए जा सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोट ही एक समय पर बदले जाएंगे और यह एक दिन में कई बार कर सकते हैं। करेंसी के एक्सचेंज करने के लिए किसी व्यक्ति का बैंक का कस्टमर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें आईपीएल क्रिकेट का खिताब जीत लिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। आईपीएल क्रिकेट के 16वें संस्करण का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछली बार के विजेता गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार हुआ है जब फाइनल मैच जो है रिजर्व डे के दिन हुआ है, यानी यह मैच जो 28 मई को खेला जाना था, लेकिन यह कब खेला गया, 29 मई को। आईपीएल सीजन 16 की जो ऑरेंज कैप है वो शुभम गिल को मिली है। शुभम गिल ने आईपीएल सीजन 16 में 3 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 890 रन बनाए हैं। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए शुभम गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के खिताब से भी नवाजा गया है। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिली है। शमी ने इस सीजन में कुल 28 विकेट लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। जायसवाल ने 14 मैच में 625 रन बनाए हैं। आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम को यानी विजेता को 20 करोड़ रुपए मिले हैं और फाइनल में हारने वाली टीम यानी गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डेवन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों मिशन गगनयान के बारे में। मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का गगनयान मिशन, जिसमें एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से इसकी प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोगात्मक प्रयासों का समापन गगनयान रिकवरी प्रशिक्षण योजनाओं के विमोचन में हुआ है। यानी कि भारत एक मिशन गगनयान चलाएगा, जिसमें मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसकी रिकवरी के लिए पूरे जोरों से तैयारी चल रही है। गगनयान मिशन 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा, यह इसकी समय सीमा रखी गई है। और दोस्तों लास्ट टॉपिक आ जाता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी का पद ग्रहण किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भूमिका संभालने से पहले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक सीवीसी के रूप में कार्य किया था। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थी। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस, कार्मिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और केंद्र शासित प्रदेशों के सामान्य प्रशासन के कैडर के प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता ने इन महत्वपूर्ण संस्थानों के कुशल कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के बारे में, जो कि सीवीसी के नए आयुक्त होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 21 मई से लेकर 31 मई के करंट अफेयर टॉपिक्स को कवर किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आज के टॉपिक में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें अभी हमारी करंट सीरीज चल रही है इंग्लिश, ग्रामर और मैथमेटिक्स। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।